गौतम अडानी 7 लाख करोड़ एंड मुकेश अंबानी 9 लाख करोड़ रुपए। एंड इनके पास इतना पैसा क्यों है, इस सवाल का हर किसी के पास जवाब है कि भाई इनके पास ऐसे बिजनेस हैं जो इनके लिए दिन रात पैसा कमाते हैं। लेकिन चलो ये तो बात हो गई लाखों करोड़ों में, लेकिन क्या कुछ करोड़ रुपए बन सकते हैं? कुछ करोड़ अब बन तो सकते हैं, लेकिन अब आप ये तो मत सोच लेना कि आप भी जाके बिजनेस कर लोगे, क्योंकि बिजनेस तो नहीं कर पाओगे। आप जॉब कर रहे हो, ना इतना कैपिटल है एंड ना इतना टाइम है। लेकिन क्या किसी के बिजनेस में हिस्सेदारी लेके बना तो जा सकता है, पॉसिबल तो है। एक आदमी ने 5,000 रुपए से स्टार्ट की थी अपनी जर्नी एंड एक टाइम पर उसकी वेल्थ 48,000 करोड़ रुपए थी। एंड उसने कोई भी बिजनेस नहीं किया, उसने कोई भी ऑफिसेस नहीं खोले, उसने सिर्फ एक ही चीज की और वो थी इन्वेस्टिंग। नहीं, ये मैं कहानी कोई मन से नहीं बना रहा हूँ, ये रियल कहानी है राकेश झुनझुनवाला जी की। उन्होंने अपनी जर्नी की शुरुआत 5,000 रुपए से की थी, तो जब उनकी डेथ हुई थी तब उनकी नेटवर्थ थी 48,000 करोड़ रुपए। तो भाई वेल्थ तो बनाना पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए आपको 3 चीज चाहिए। 1 पैसा, 2 टाइम एंड 3 रेट ऑफ रिटर्न। तो आज बिल्कुल रियलिस्टिक एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपके पास सिर्फ 10 लाख रुपए हैं तो आप उन 10 लाख रुपए को अलग अलग जगह इन्वेस्ट करके 10 साल में कितना ग्रो कर सकते हो। तो सबसे पहले हम एफडी से शुरू करेंगे, क्योंकि मोस्टली लोग एफडी से काफ़ी फेमिलियर हैं एंड सबसे पहला इन्वेस्टमेंट हर किसी का एफडी में ही होता है। तो एफडी में हमने यहाँ पर 10 लाख अमाउंट डाल लिया है एंड 7% रेट ऑफ रिटर्न हमने रखा हुआ है, क्योंकि अगर आप अभी किसी भी बैंक में एफडी करोगे तो वहाँ पर आपको 7% के रेट ऑफ रिटर्न मिलने वाले हैं। एंड टाइम पीरियड हमने रखा हुआ है 10 साल। तो अगर आप 10 लाख रुपए 10 साल के लिए 7% के रेट ऑफ रिटर्न पर किसी भी एफडी में लगाते हो तो 10 साल बाद वो अमाउंट होगा 19,67,151 रुपए। अब इसमें जो आपको रिटर्न मिला है, यानी कि आपको इंटरेस्ट मिला है, वो है 9,67,151 रुपए। अब रिटर्न्स तो आपको मिल गए, लेकिन अभी इस पर टैक्स भी तो लगेगा। तो एफडी से आपकी जो भी इनकम होती है, यानी उस इंटरेस्ट पर आपका टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्स लगता है। तो अगर आपका इफेक्टिवली टैक्स रेट 20% है तो इस गेन पर लगभग 1,93,430 रुपए जाएगा टैक्स में। तो आपका फाइनल अमाउंट निकल कर आता है 17,73,721। तो एक साल में एफडी की वैल्यू लगभग 73,000 रुपए बढ़ी, मतलब हर महीने का लगभग 6,000 रुपए। एंड इन्फ्लेशन भी अभी इंडिया में 5-6% के आसपास ही है। मतलब अगर आप एफडी में निवेश कर रहे हो तो आप इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर रहे हो, बस फर्क इतना है कि आपका पैसा अपनी परचेसिंग पावर वैल्यू लूज नहीं कर रहा, वो उसके बराबर ही चल रहा है। अब सिल्वर को देखते हैं, क्योंकि सिल्वर ने पिछले टाइम में काफी अच्छे से रैली दिखाई है। और सिल्वर का अब हम आगे का डेटा तो नहीं ले सकते क्योंकि वो तो हमें पता नहीं है, लेकिन पास्ट परफॉर्मेंस के बेस पर सिल्वर ने हर साल 9% के CAGR दिए हैं, तो हम उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। तो अब अगर यहाँ पर सिल्वर के रिटर्न को यहाँ पर बढ़ाकर 9% कर दिया जाए तो आपके रिटर्न निकल कर आते हैं, मतलब जो आपकी टोटल वैल्यू है वो है 23,67,364 रुपए। एंड आपको जो रिटर्न्स मिले हैं वो है 13,67,364 रुपए। अब ये तो रिटर्न की बात होगी, लेकिन इस पे भी अभी टैक्स लगेगा। अब ये डिपेंड करता है कि आपने किस फॉर्म में सिल्वर को खरीदा था। अगर आपने फिजिकल फॉर्म में खरीदा था तो फिर तो आपको उस पर GST भी देना है, मेकिंग चार्जेस भी देने हैं। लेकिन अगर आपने सिर्फ ETF के थ्रू खरीदा था तो वहां पर आपका टैक्स है वो कम हो जाता है। तो अगर आपने सिल्वर ETF को 24 महीने तक होल्ड किया तो 24 महीने बाद उस पर टैक्स लगेगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, जो होता है 12.5%। तो सिल्वर पर आपका टैक्स बनेगा 1,70,921। तो आपके हाथ में पैसे आएंगे 21,96,443। तो एफडी से तो ये काफी आगे निकल गया। अब बात गोल्ड की करते हैं, क्योंकि हमारे जो घर वाले हैं वो भी गोल्ड को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। उन्हें लगता है गोल्ड के आगे तो सब कुछ फीका है। तो अब गोल्ड को देखते हैं कि गोल्ड ने पिछले टाइम में क्या रिटर्न दिए हैं। तो गोल्ड के जो पास्ट रिटर्न है वो है अप्रोक्सीमेटली 11%। तो अगर 10 लाख रुपए पर 11% के रेट ऑफ रिटर्न मिलते हैं तो 10 साल बाद वो अमाउंट हो जाएगा 28,39,421 रुपए। एंड इस पे आपको रिटर्न मिला हुआ है 18,39,421। अब इस पर भी टैक्स सिल्वर की तरह ही लगेगा, यानी कि अगर आपने ETF फॉर्म में खरीदा हुआ है गोल्ड को, तो अगर आपने इसे 24 महीने तक होल्ड किया तो 24 महीने बाद इस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, जो होता है 12.5%। तो गोल्ड पर टैक्स लगेगा 2,29,928। तो फाइनल अमाउंट आपके हाथ में आएगा 26,09,493। अब रियल एस्टेट को देखते हैं, लेकिन आपको लग रहा होगा कि यार 10 लाख रुपए में कौन सी रियल एस्टेट आती है। तो 10 लाख रुपए में आप REIT के थ्रू रियल एस्टेट में निवेश कर सकते हो। तो REIT को अगर मैं सिंपल भाषा में आपको समझाऊं तो REIT एक तरीके का फंड होता है, जैसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं उसी तरीके का ये भी एक फंड होता है।
म्यूचुअल फंड नहीं होता, लेकिन ये भी उसी तरीके का एक फंड होता है। इसमें जो आपका पैसा है वो कमर्शियल प्रॉपर्टी में पैसा निवेश किया जाता है, लाइक ऑफिसेज, बिल्डिंग्स, वेयर हाउसेज एंड मॉल वगैरह में। तो यहाँ से जो रेंटल इनकम आती है वो यहाँ पर एक्चुअल कमाई होती है। तो अगर हिस्टोरिकल रिटर्न देखा जाए तो 8.5% के हैं। तो अगर यहाँ पर अब 8.5% के रिटर्न कर दिए जाएं तो 10 साल में आपका पैसा हो जाएगा टोटल 22,60,983 रुपए। एंड इसमें आपने रिटर्न कमाया हुआ है वो है 12,60,983 रुपए। तो REIT की टैक्स थोड़ी सी मिक्स होती है। डिस्ट्रीब्यूशन में इंटरेस्ट और डिविडेंड दोनों होते हैं, तो दोनों स्लैब रेट पर टैक्स होते हैं। तो कैपिटल गेन पर लगेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो 12.5% है। तो इफेक्टिव टैक्स लगभग होगा 20%। तो यहाँ पर टैक्स निकल कर आता है 2,52,200 रुपए। तो टैक्स के बाद आपके हाथ में अमाउंट आएगा 20,08,202 रुपए। तो REIT का फायदा रिटर्न में इतना नहीं है, लेकिन यहाँ पर स्टेबिलिटी आपको ठीक ठाक मिल जाती है एंड यहाँ पर आपको रेगुलर इनकम मिलती है। अब मजा आएगा। अब बात करेंगे इक्विटी की, अब बात करेंगे निफ्टी 50 की। एंड इसमें काफी सारे लोग इंटरेस्टेड होंगे। एंड इसका रेट ऑफ रिटर्न है जो हिस्टोरिकली देखा गया है वो है 12%। तो अब यहाँ पर 12% अगर रेट ऑफ रिटर्न को करते हैं तो आता है आपका 31,05,848। एंड इसमें आपने रिटर्न कमाया है 21,05,848। यानी कि जो आपने पैसा निवेश किया था वो 10 साल में 3 गुना से भी ज्यादा हो गया। लेकिन अभी इस पर टैक्स भी लगेगा, तो इस पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा जो होगा 12.5%। तो इस पर आपका टैक्स बनेगा 2,47,606 रुपए। तो आपके हाथ में फाइनल अमाउंट आएगा 28,58,242 रुपए। अब इससे आगे और भी मजा आएगा। अब देखते हैं कि मिड कैप में क्या होता है। तो मिड कैप 150 ने पास्ट में रिटर्न दिए हैं 15% के। तो अब यहाँ पर अगर इसे 12% से हटाकर 15% किया जाए तो यहां पर अब आपकी वैल्यू निकल कर आती है 40,45,558। एंड इसमें आपने रिटर्न कमाया है 30,45,558। आपने 10 लाख लगाया था एंड वो 4 गुना हो गया, यानी कि टोटल 40 लाख रुपए हो गए 10 साल में। लेकिन अभी इस पे भी LTCG लगेगा। तो अगर इस पर 1.25 लाख की लिमिट यूज की जाए तो इसका टैक्स बनता है 3,65,070 रुपए। तो आपका फाइनल अमाउंट हो गया 36,80,489। तो अब बात करते हैं निफ्टी स्मॉल कैप 250 की। तो निफ्टी स्मॉल कैप 250 ने पास्ट में 16% के रिटर्न दिए हैं। तो अब यहां पर इन 15% रिटर्न को 16% करते हैं तो फाइनल अमाउंट निकल कर आता है 44,11,435 रुपए। इसमें आपका रिटर्न बना है 34,11,435। लेकिन अभी इस पर टैक्स लगेगा, तो इसका टैक्स बनता है 4,10,805 रुपए। तो फाइनल आपके हाथ में अमाउंट आएगा 40,632 रुपए। लेकिन ये वो जगह है जहां पर आम निवेशक काफी घबरा जाता है, क्योंकि ये मार्केट जो है स्मॉल कैप वाला ये काफी ज्यादा वॉलेटाइल रहता है। यहाँ पर कभी कभी स्टॉक 40-40, 50-50% तक डाउन आ जाते हैं। लेकिन अगर पेशेंस रखोगे तो ऐसे रिटर्न्स भी आसानी से मिलते हैं। अब देखते हैं अगर आप डायरेक्टली स्टॉक चूज करते हो तो वहां पर क्या होता है। तो अभी तक जितने भी हमने ऑप्शंस देखे वो एक तरीके से पैसिव इन्वेस्टिंग थी, लाइक उनमें तुम्हें कुछ नहीं करना था, तुम सिर्फ उस एसेट क्लास में निवेश करते एंड उतने रिटर्न्स आपको आराम से मिल जाते अगर आप उतने टाइम पीरियड तक इन्वेस्ट करते तो। और जरूरी नहीं आपको 10 साल के टाइम पीरियड में कभी कभी इतने रिटर्न मिल जाए। हो सकता है उस टाइम पर मार्केट नीचे हो, अच्छा परफॉर्म ना करे, तो टाइम थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन हम उनकी पास्ट परफॉर्मेंस के बेस पर रिटर्न्स देख रहे हैं कि कौन सा एसेट क्लास कितने रिटर्न्स देता है। तो अगर आप डायरेक्टली स्टॉक चूज कर सकते हो, अब कर सकते हो मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर आप एक बिगिनर हो तो काफी ज्यादा चांसेस है कि आप कोई ऐसा स्टॉक चूज कर लोगे जो आपको प्रॉफिट देने के बजाय उल्टा लॉस देने लगेगा। लेकिन फिर भी आपने अच्छा स्टॉक चूज कर लिया एंड आपने उस पर 20% के रिटर्न्स कमाए। तो 20% अगर एनुअल रिटर्न आप कमाते हो स्टॉक्स में तो फिर क्या होता है वो देखते हैं। तो अब यहाँ पर जो 16% के रिटर्न थे इन्हें 20% के कर देते हैं। तो अगर आप 10 लाख रुपए पर 20% के रेट ऑफ रिटर्न कमाते हो 10 साल तक, तो 10 साल बाद वो फाइनल अमाउंट हो जाएगा 61,91,736 रुपए। इस पर आपने रिटर्न कमाया है 51,91,736 रुपए। तो अगर आप डायरेक्टली स्टॉक्स में निवेश करते हो एंड होपफुली अगर आपने अच्छा स्टॉक चूज कर लिया है एंड उस पर अगर आप साल में 20% के रिटर्न कमाते हो तो आपका पैसा 6 गुने से भी ज्यादा हो गया। लेकिन अभी इस पर टैक्स लगेगा, तो इसका टैक्स निकल कर आता है 6,33,342। तो फाइनल अमाउंट है 55,58,394 रुपए, मतलब ऑलमोस्ट 56 लाख रुपए। लेकिन एक चीज यहाँ पर आपको ये समझनी चाहिए कि 20% के रेट ऑफ रिटर्न कोई गारंटी नहीं है यहाँ पर कि ये आपको मिल ही जाएंगे। ये एवरेज रिटर्न निकाला है कि अगर आप किसी लार्ज कैप कंपनी में ही पैसा निवेश करते हो, किसी अच्छी लार्ज कैप कंपनी में, तो वहां पर एवरेज रिटर्न आपको 20% के आसानी से मिलते हैं। लेकिन अगर आपने कोई गलत कंपनी चूज कर ली और किसी गलत स्टॉक में पैसा लगा दिया तो ये 10 लाख आपके 5 लाख भी रह सकते हैं। तो एक्टिव इन्वेस्टिंग में रिस्क काफी ज्यादा है, यहाँ पर आपको रिटर्न्स भी ज्यादा मिलते हैं। लेकिन पैसिव इन्वेस्टिंग में आपको दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ आपको निवेश करना है। लेकिन अब बात करेंगे बिटकॉइन की।
अब आएगा असली मजा। मैं जानता हूं कुछ लोग वीडियो स्किप कर देंगे क्योंकि उनका मानना ये होगा कि बिटकॉइन से हमें क्या लेना देना, हम 10 लाख वैसे भी निवेश नहीं करने वाले। लेकिन समझ तो लो यार, देख तो लो कि अगर 10 लाख निवेश कर भी दोगे बिटकॉइन में तो कितना बनेगा। तो बिटकॉइन ने पिछले 10 सालों में 50% CAGR के रिटर्न्स दिए हैं, लेकिन 50% बहुत ज़्यादा ही ऐसा हो जाएगा कि ये कुछ अलग ही बात लग रही है। इसलिए 50 को हटा के अगर 30% भी करते हैं तो देखते हैं कि फाइनल अमाउंट बनता कितना है। तो अगर यहाँ पर 50% की बजाय यहाँ पर सिर्फ 30% किया जाए तो वहाँ पर आपका टोटल अमाउंट होगा 1 लाख, सॉरी लाखों में फिगर नहीं है, 1 करोड़ों में पहुंच गया। तो यहाँ पर आपका फाइनल फिगर आएगा 1,37,85,849 रुपए। खैर कौन कमा पाएगा वो तो पता नहीं, लेकिन ये रिटर्न काफ़ी ज़्यादा बड़ा नंबर है। एंड यहाँ पर आपका रिटर्न है टोटल 1,27,85,849 रुपए। लेकिन ये इतना आपको नहीं मिलेगा, इस पर टैक्स काफ़ी ज़्यादा लगता है। यहाँ पर फ्लैट 30% आपको टैक्स देना पड़ेगा एंड 1% का TDS भी लगता है यहाँ पर हर ट्रांजैक्शन पर। लेकिन इस रिटर्न को देख के बिटकॉइन में निवेश बिल्कुल मत कर देना पूरा पैसा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल रहता है। अभी के टाइम पे बिटकॉइन अपने टॉप से 70% के करीब डाउन है, तो इससे दूर रहना भाई। ये बस देखा है हमने, निवेश नहीं करना है यहाँ पर आपको। अगर कोई करता भी है तो अपने पोर्टफोलियो का सिर्फ वो हिस्सा लगाना है आपको बिटकॉइन में जिसे आप भूल सकते हो। आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी कल को अगर वो डूब गया तो ये चीज़ हमेशा अपने बैक ऑफ द माइंड होनी चाहिए। तो अब इसमें से अगर मैं बिगिनर्स के अकॉर्डिंग एक सही ऑप्शन बताऊं कि जिसमें ज़्यादा रिटर्न्स मिल सकते हैं आपको एक लॉन्ग टर्म में, तो वो मेरे अकॉर्डिंग स्मॉल कैप 250 होगा, निफ्टी स्मॉल कैप 250। क्योंकि अगर आप 10 साल तक भी निवेश करते हो एंड अगर आप 20 साल तक करते हो तो फिर तो तबाही मच जाएगी। अगर इसे देख लेते हैं यार वैसे, चलो तो अगर इसे स्मॉल कैप के अकॉर्डिंग 16% के रिटर्न कर दिए जाएँ एंड अगर टाइम पीरियड आप 20 साल कर लोगे और आपने 10 लाख रुपए निवेश किए हैं, तो यहाँ पर आपका जो टोटल अमाउंट है वो है 1,94,60,759 रुपए। तो उससे बेहतर है, बिटकॉइन से बेहतर है आप यहाँ पर अपना पैसा लगा लो और टाइम पीरियड को बढ़ा लो। बिटकॉइन में बहुत ज़्यादा रिस्क हो जाएगी, मतलब बहुत ही ज़्यादा रिस्क हो जाएगी, ठीक है। तो उससे बेटर ये है कि आप यहाँ पर अपना पैसा निवेश करो और टाइम पीरियड को बढ़ा लो। यहाँ पर भी आप मतलब ऑलमोस्ट 2 करोड़ के आसपास पहुँच गए, लेकिन अभी इस पर भी टैक्स लगेगा, तो टैक्स के बाद ये अमाउंट थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग स्मॉल कैप 250 एक बेटर चॉइस है एक बिगिनर के लिए जो लॉन्ग टर्म तक निवेश करना चाहता है, तो ये काफ़ी बेटर चॉइस है। तो ये तो मैंने आपको अपना पर्सपेक्टिव बता दिया कि मुझे स्मॉल कैप 250 बेटर ऑप्शन लगता है इन सब में से। लेकिन आप अपना ऑप्शन बताइए कि आपको इनमें से कौन सा ऑप्शन बेस्ट लगता है। मैं कमेंट सेक्शन में इंतजार करूंगा। इसी के साथ मैं वीडियो एंड करता हूं। अब आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।